हाय वेलकम टू अनलॉकिंग केमिस्ट्री। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आप जो मैं वीडियो डालूँ वो वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। राइट, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक। हेलो बच्चों, ग्रुप 15 खत्म, मूव ऑन टू ग्रुप 16 है ना। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम सीधा टॉपिक पे आते हैं और बात करते हैं, क्योंकि टाइम सबसे इम्पोर्टेंट है आपके लिए भी और हमारे लिए भी, है ना। तो आते हैं ग्रुप 16 एलिमेंट्स। क्या है? ऑक्सीजन फैमिली। उफ, क्या लिखा हुआ, चैल्कोजेंस। चैल्कोजेंस का मतलब आगे लिखा हुआ ओवर फॉर्मिंग एलिमेंट्स। ठीक है, ग्रुप 15 को क्या बोला था? निकोजेंस, याद है? सफोकेशन, सफोकेटिंग एलिमेंट्स। ग्रुप 16 चैल्कोजेंस। चैल्कोजेंस मतलब क्या? ओवर फॉर्मिंग एलिमेंट्स। अब यहां देखो, ओवर फॉर्मिंग एलिमेंट्स में क्या आएंगे? ऑक्साइड्स, है ना। ऑक्साइड्स में कौन है? ऑक्सीजन। भाई आपने सुना होगा FeO, सुना होगा Fe2O3, सुना होगा ZnO, सुना होगा PbO, सुना होगा। ये क्या है? ये ऑक्साइड्स की फॉर्म में है ना। और मतलब हमने बोला चैल्कोजेंस। चैल्कोजेंस मतलब क्या? एलिमेंट नेचर में कैसे एग्जिस्ट करते हैं? मिनरल्स की फॉर्म में। ठीक है, वो मिनरल्स जिनसे हम मेटल को बाहर निकाल सकते हैं उनको क्या बोलते हैं? ओर्स। ठीक है, तो हमने बोला ज्यादातर जो एलिमेंट्स हैं वो ग्रुप 16 के एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुडियम, पोलोनियम, ऊस से टेपो, है ना। एग्जाम में एक करते हो आप, जब आता नहीं है तो बगल वाले से टेपते हो। तो याद करने का तरीका क्या है? ऊस से टेपो। ठीक है, तो ये एलिमेंट्स हैं। अब हमने बोला इनको हमने नाम दिया चैल्कोजेंस। चैल्कोजेंस मतलब लिखा हुआ ओवर फॉर्मिंग एलिमेंट्स, यानी कि पीरियोडिक टेबल के जो दूसरे एलिमेंट्स हैं वो इन एलिमेंट्स के साथ, जो कि ज्यादातर नॉन मेटल्स हैं इसको छोड़ के, ठीक है, उनके साथ, इनके साथ एग्जिस्ट करते हैं नेचर में। और किन कंपाउंड्स की फॉर्म में? या तो ऑक्साइड्स या कार्बोनेट्स। कार्बोनेट्स में भी कौन होगा? ऑक्सीजन होगा, इसमें भी ऑक्सीजन होगा। एग्जांपल MgCO3, CaCO3 सुना होगा, है ना बेटा। ठीक है, और क्या? हाइड्रेटेड ऑक्साइड्स, हाइड्रेटेड ऑक्साइड्स। ठीक है, सुना होगा, नहीं सुना? हाइड्रेटेड ऑक्साइड्स में भी कौन होता है? ऑक्सीजन होता है। फिर आपने सुना होगा सल्फाइड्स, सल्फाइड्स, PbS सुना होगा, ZnS सुना होगा। इसमें कौन सा एलिमेंट होगा? सल्फर, है ना बच्चों। सल्फेट सुना होगा, PbSO4, ZnSO4। तो हमने क्या बोला? हमने बोला जो दुनिया भर के एलिमेंट्स हैं पीरियोडिक टेबल में वो इन एलिमेंट्स, ग्रुप 16 के एलिमेंट्स के साथ कंबाइन होते हैं और नेचर में एग्जिस्ट करते हैं, जिनसे कि हम उन मेटल्स को बाहर निकालते हैं। इसलिए हमने बोला ग्रुप 16 के जो एलिमेंट्स हैं दे आर कॉल्ड चैल्कोजेंस, दैट इज कॉल्ड द ओवर फॉर्मिंग एलिमेंट्स। मेरे ख्याल से ये बात समझ में आई प्यारे बच्चों, आ गई? तो अब आगे चलें। अब हम आते हैं इनकी अकरेंस के ऊपर, अकरेंस के ऊपर। OCCURANC, अकरेंस। अब पहला एलिमेंट है ऑक्सीजन, किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? O2। और किसकी फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? O3। ठीक है, अब O2 अगर मैं गैस की बात करूं तो ये 21%, अप्रोक्सीमेटली 28% होता है। 21% ऑफ ऑल गैसेस, है ना बेटा। जितनी भी एटमॉस्फेयर में गैस होती है सबसे ज्यादा कौन सी होती है? नाइट्रोजन, 78%। सेकंड नंबर पे कौन होती है? ऑक्सीजन। पर अगर मैं इसकी अबंडेंस देखूं एटमॉस्फेयर में तो ये फर्स्ट मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है। ठीक है, यानी कि इसकी रैंक है 1, फर्स्ट नंबर पे मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है पूरे अर्थ क्रस्ट का। ठीक है, और ये कितना है? 46.6% बाय मास ऑफ अर्थ क्रस्ट।
एक एक नंबर में इंपॉर्टेंट है बेटा ये, क्योंकि अब ये सब क्यों पढ़ाया जा रहा है, ये बेटा हम पहले पढ़ाते भी नहीं थे, पर अब क्या हो रहा है कि मल्टीपल एमसीक्यूज आने लग गए हैं स्कूल लेवल पे भी, तो एक एक नंबर में पूछा जाएगा। 46% है या 54% है, ऑप्शन दे देंगे आपको चार। ठीक है, तो ऑक्सीजन की बात आगे समझ में। पहला, हमें सिर्फ दो ही एलिमेंट्स के अक्रेंस की बात करनी है, ऑक्सीजन और सल्फर। ठीक है, बाकी एलिमेंट्स में मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं, आपको भी नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि वो ज्यादा यूज नहीं है, हमारे किसी काम के नहीं है। सल्फर जो है इसकी अबंडेंस ये है 16th मोस्ट अबंडेंट। कितना? 16th मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट ऑफ द अर्थ क्रस्ट। ठीक है बच्चों, और इसका टोटल परसेंटेज कितना है? हमने बोला 0.03% टू 0.1%, 0.03% टू 0.1% ऑफ द टोटल अर्थ क्रस्ट। कौन है? सल्फर। ठीक है, अब हम बात करें सल्फर के ओर्स की बात, तो सल्फर पूछेंगे बेटा, वो याद रखना सल्फर किस फॉर्म में है। जिप्सम का नाम सुना है? जिप्सम का नाम सुना है? CaSO4.2H2O सुना है जिप्सम का नाम। और कौन है? एप्सम सॉल्ट का नाम सुना है? एप्सम सॉल्ट किसका सॉल्ट होता है? ये किसका सॉल्ट होता है? बोलो बोलो बोलो, जल्दी बोलो जल्दी, आप बोलोगे। MgSO4। बेराइट सुना है? BaSO4 सुना है या नहीं सुना? गैलिना सुना है? गैलिना किसका और होता है? गैलिना। ठीक है, जिंक ब्लेंड सुना है? ये सब सल्फर के हो रहे हैं। ठीक, और क्या कॉपर पाइराइट सुना है? CuFeS2। गैलिना सुना है? PbS। जिंक ब्लेंड सुना है? ZnS। तो मेरी बातें समझ में आ रही हैं? तो सल्फर 16 मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट, ये कुछ और हैं जिनमें सल्फर एग्जिस्ट करता है अलग अलग एलिमेंट्स के साथ। ठीक है, एक और इंपॉर्टेंट बात, वोल्केनोज सुना है? वोल्केनोज में H2S गैस होती है जिसमें कि सल्फर होता है, और भी बहुत सारी गैसेस होती हैं, पर वोल्केनोज जब आते हैं तो उनमें H2S गैस होती है, यानी कि सल्फर H2S गैस की फॉर्म में होता है। तो ये हो गया बेटा इनका अबंडेंस। ठीक है, अर्थ क्रस्ट में इनका अबंडेंस, किस फॉर्म में ये एग्जिस्ट करते हैं, ये सब आपको बता दिया। ठीक है, अब हम आते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, इस पे ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, सल्फर के ओर्स का नाम याद रखने का। कई बार वो पूछ लेते हैं एक एक नंबर में, बेराइट सल्फर का और सल्फेट है किसका। ठीक है, वहां पे BaSO4 भी होगा, CaSO4 भी होगा, MgSO4 भी होगा, सबको पता होना चाहिए BaSO4। ठीक है बच्चों, ये थी पहली बात। चलिए अब आगे चलते हैं। अब हम आते हैं बच्चों इनकी प्रॉपर्टीज के ऊपर, इसमें ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। ठीक है, हम आते हैं इनकी प्रॉपर्टीज के ऊपर, और सबसे पहले हम लिखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जिसके ऊपर सारी की सारी प्रॉपर्टीज डिपेंड करेगी। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? NH2 Np6 ग्रुप 16 का एलिमेंट है, NH2 Np4 ग्रुप 16 का एलिमेंट है, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स विल बी देयर। ठीक है, अब हम बोलेंगे भैया ऑक्सीजन है 8 इलेक्ट्रॉन, सल्फर है 16 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, सेलेनियम, फिर टेलुरियम, फिर पोलोनियम। अब आएगा, ध्यान से सुनो। ठीक है, ठीक है, अब एक बेटा पोलोनियम को मैं पहले लिख देता हूं, ये रेडियो एक्टिव मेटल है, रेडियो एक्टिव मेटल है, और हम इसको नहीं पढ़ेंगे। क्या बोला मैंने? रेडियो एक्टिव मेटल है, इसको नहीं पढ़ेंगे। इसका एटॉमिक नंबर 34। ठीक है, 34। ठीक है, इसका 52, इसका 84। ठीक है, अब इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है बच्चों, तो कैसे करेंगे?
सबसे पहले नोबल गैस लिख देंगे, इससे पहले नोबल गैस हीलियम, इससे पहले नोबल गैस नियॉन, इससे पहले नोबल गैस आर्गन, इससे पहले नोबल गैस क्रिप्टन 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 और इससे पहले नोबल गैस ज़ीनॉन। ठीक है, अब देखो इसके आगे आएगा 2s2 2p4 3s2 3p4। अब यहां से आ जाएगा 3d, यहां पे आ जाएगा 4d, यहां पे आ जाएगा 4f और 5d। ये तो आपको लर्न करना पड़ेगा। ठीक है, 3d10 4s2 4p4 4d10 गिन लो, 18 और 10 28 और 2 30 और 4 34। ठीक है, ये 36 है, 36 के आगे चलेंगे 10 5s2 5p4 36 और 10 46 और 2 48 और 4 52 हो गया। 4f14 5d10 6s2 6p4। तो ये आप देख लीजिए 2s2 ऐसे याद रखिएगा, ऊ से टेपो, ऊ से टेपो। ऑक्सीजन 2s2 2p4 3s2 3p4 4s2 4p4 5s2 5p4 6s2 6p4 ऐसे याद रखिएगा, आपका काम चलेगा, इनफैक्ट दौड़ेगा। ठीक है जी। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे ही देखो, मैंने आपको पहले भी कहा था बच्चों, पहले बच्चों क्या बोला था मैंने आपको बोला था कि आप मुझसे कोई भी कंसेप्चुअल पूछते हैं पी ब्लॉक में, तो मैं सबसे पहले मेरा ध्यान कहाँ जाता है, सपोज सल्फर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा या टेलुरियम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा, कोई भी कंसेप्चुअल क्वेश्चन या उसके कंपाउंड से पूछा, तो सबसे पहले मेरा ध्यान जाएगा कि उसकी पोजीशन क्या है पीरियोडिक टेबल में और उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है। अगर मुझे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं पता तो फिर मेरे लिए रीजनिंग करना मुश्किल हो जाता है। यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो ये है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझ में आ गया। ऊ से टेपो, फिर 2s2 2p4 3s2 3p4 4s2 4p4 5s2 5p4 और 6s2 6p4। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया। अब आते हैं फिजिकल स्टेट के ऊपर। दूसरी प्रॉपर्टी फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट, ठीक है बच्चों। अब फिजिकल स्टेट में हमने बोला कि ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन एलिमेंट जो है वो O2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है और O3 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, मेनली O2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, O2 एंड O3 यानी कि अगर ये कैटेनेशन में दिखाएगा तो दो एलिमेंट है, दो एटम या तीन एटम जा से आ रहा है कंबाइन। अब O2 का स्ट्रक्चर अगर आप देखें तो O डबल बॉन्ड O है और O3 का अगर आप स्ट्रक्चर अभी आप डिटेल में इसको पढ़ेंगे, O सिंगल बॉन्ड O। अब यहां देखना क्या बनेगा, यहां पे O डबल बॉन्ड O कोऑर्डिनेट बॉन्ड O। 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6, ये ओजोन का स्ट्रक्चर है। और इसको आप ऐसा भी बना सकते हैं O डबल बॉन्ड O कोऑर्डिनेट बॉन्ड O। 1 2 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4। ठीक है, तो ऑक्सीजन जो है वो O2 और O3 की फॉर्म में यूज करता है। अगर आप O2 और O3 के स्ट्रक्चर को ध्यान से देखेंगे, देखिए प्लीज जरा ध्यान से देखिए, दिखाई दे रहे? गुड। तो ऑक्सीजन जो है मेनली O2 की फॉर्म में यूज करता है सिंस इट कैन फॉर्म क्या, डबल बॉन्ड्स। और डबल बॉन्ड्स को क्या बोलते हैं, पी पाई मल्टीपल बॉन्डिंग। क्या बोला, पी पाई मल्टीपल बॉन्डिंग। अब आप बोलोगे सर ये कैसे हुआ, मैंने बोला ये ऑक्सीजन है 2s2p, आई एम सॉरी, ये दूसरा ऑक्सीजन है 2s2p। 1 2 1 2 3 4 1 2 3 4। ये कौन सा बॉन्ड बनेगा, सिग्मा बॉन्ड। और ये कौन सा बॉन्ड बनेगा, पाई बॉन्ड, है ना बेटा। तो ऑक्सीजन का साइज छोटा होने की वजह से जो पहला सिग्मा बॉन्ड बनता है वो छोटा बनता है, इसकी वजह से p ऑर्बिटल साइड बाय साइड ओवरलैप करते हैं। कैसे दिखाएंगे, O सिंगल बॉन्ड O, पहले तो सिग्मा बॉन्ड बनेगा, ये सिग्मा बॉन्ड है, फिर इसका p ऑर्बिटल और इसका p ऑर्बिटल क्या करेंगे, साइड बाय साइड ओवरलैपिंग करेंगे। इसको क्या बोलेंगे, p पाई मल्टीपल बॉन्डिंग। क्यों बोलेंगे p पाई मल्टीपल बॉन्डिंग, क्योंकि दोनों के p ऑर्बिटल है जो कि साइडवेज ओवरलैप कर रहे हैं। तो अब हम बोलते हैं ऑक्सीजन O2 की फॉर्म में क्यों करता है,
क्योंकि उसका साइज छोटा है, इसकी वजह से वो पी पाई मल्टीपल बॉन्डिंग दिखाता है और O2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। मेरे ख्याल से यहाँ तक समझ में आ गया, यहाँ तक समझ में आ गया। हाँ यहाँ इसको हटा दूँ, ये नहीं हटाऊंगा बेटा, इलेक्ट्रॉनिक इंटीग्रेशन जरूरी है, हर प्रॉपर्टी के लिए जरूरी है। यहाँ तक आया, आगे चलें, गुड, ठीक है, इसको हटाया, आगे चलते हैं, ठीक है। तो फिजिकल स्टेट, अबे सॉरी फिजिकल स्टेट दोबारा लिखता हूं, अभी सल्फर की बात नहीं है, फिजिकल स्टेट, ठीक है। अगला पोलोनियम में पढ़ना नहीं है, रेडियोएक्टिव है, इसको साइड में करता हूं। हमने बोला सल्फर, सेलेनियम एंड टेलुरियम एग्जिस्ट एज एमेट, एमेट मतलब Sa8, और जो एमेट की फॉर्म में एग्जिस्ट करने की टेंडेंसी है वो डाउन द रूट जाएंगे, डिक्रीज होगी क्योंकि बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होती है, ठीक है। तो सल्फर एसिड की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। अब एसिड का क्या होता है, एसिड जैसे हमने बोला एसिड, फॉर एग्जांपल एसिड का क्या होगा, क्राउन शेप स्ट्रक्चर, देखा ना क्राउन, वो देखा होगा मिस इंडिया मिस वर्ल्ड है ना, लास्ट में जो बनता है तो उसको क्राउन पहनाते हैं, ठीक है ना। तो ये 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7s और 8s, तो इसको बोलते हैं पकड़ रिंग स्ट्रक्चर, PUCKEREDRING ठीक है जी, इतनी बात समझ में आ गई, इतनी बात समझ में आई, आया ना। अब इसका जो बॉन्ड एंगल है वो 107 डिग्री का होता है और जो बॉन्ड लेंथ है वो 204 पिकोमीटर की होती है, सल्फर सल्फर बॉन्ड लेंथ ना। ऐसा क्यों है, अब इसकी लंबी कहानी है भाई। ऑक्सीजन जो है वो पी पाई मल्टीपल बॉन्डिंग बना रहा है, इसलिए वो O2 के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, ये क्वेश्चन है। ऑक्सीजन एग्जिस्ट एज O2, सल्फर एग्जिस्ट एज एसिड, फिर लास्ट में बोलेंगे व्हाई, तो आप बोलोगे ऑक्सीजन एग्जिस्ट एज O2 because due to its small size it has more tendency to show p pi multiple bonding। और सल्फर के बारे में क्या, तो हम बोलेंगे सल्फर सेलेनियम टेलुरियम due to their larger size have less tendency to show p pi multiple bonding। देखो बेटा क्या, सल्फर का बॉन्ड जो है ना, क्योंकि साइज बड़ा है तो बॉन्ड लंबा है, और बॉन्ड लंबा होने की वजह से p ऑर्बिटल दूर होंगे, और जब p ऑर्बिटल दूर होंगे तो साइड बाय साइड ओवरलैपिंग नहीं कर पाएंगे, इसलिए सल्फर S2 S डबल बॉन्ड S की फॉर्म में नहीं एग्जिस्ट करता नेचर में, क्योंकि वो उसकी स्टेबल फॉर्म नहीं है। तो क्या है स्टेबल फॉर्म, ये है, ठीक है, एसिड की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। अब एसिड की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, क्यों, क्योंकि वो मल्टीपल बॉन्डिंग नहीं दिखा रहा है, और क्या दिखा रहा है, कैटिनेशन दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है, कैटिनेशन। तो दे एग्जिस्ट एज एसिड, ठीक है, दे एग्जिस्ट एज एसिड ड्यू टू, यहां पे लिख दो बेटा, ठीक है, तो दे मतलब सल्फर सेलेनियम टेलुरियम हैव मोर टेंडेंसी टू शो क्या, कैटिनेशन, therefore exist as amide, ठीक है। अब क्या होगा, अब बच्चे बोलते हैं सल्फर ऑक्सीजन कैसा होता है, गैस होता है, सल्फर कैसा होता है, सॉलिड होता है, क्यों होता है। अब देखो क्या, ये डालो बेटा, ये डालो, ये आपने नोट कर लिया होगा। अब देखो ऑक्सीजन किस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, O डबल बॉन्ड हो, छोटा मॉलिक्यूल, दूसरा मॉलिक्यूल क्या होगा, O डबल बॉन्ड हो। अब इनके बीच में क्या होगा, साइज बहुत छोटा, आपको पता है वैन डर वाल फोर्सेस डिपेंड्स अपॉन द साइज। जब हम मॉलिक्यूल के बीच के फोर्सेस देखते हैं तो मेनली उसमें वैन डर वाल फोर्सेस देखते हैं, और वैन डर वाल फोर्सेस साइज पे डिपेंड करते हैं। अब सोचो, ये एक एसिड रिंग है, सल्फर, ओहो थोड़ी सी टेढ़ी हो गई, चलो कोई बात नहीं, सल्फर, और दूसरी एसिड रिंग भी ऐसी होगी। अब देखो ना,
अब आपको क्या करना है, इस मॉलिक्यूल का साइज और इस मॉलिक्यूल का साइज कंपेयर करिए। इसका साइज तो इससे बहुत बड़ा है, और क्योंकि बहुत बड़ा है यहां पे क्या होंगे, वीकर 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 वैंडर वॉल फोर्सेस, और यहां पे क्या होंगे, स्ट्रॉन्गर, STR1 स्ट्रॉन्गर, इसके कंपैरिजन में स्ट्रॉन्गर वैंडर वॉल फोर्सेस, क्योंकि वैंडर वॉल फोर्सेस किस पे डिपेंड कर रहे हैं, साइज पे। अब हम क्या बोलेंगे, हम पूरे क्वेश्चन का आंसर आ गया। ऑक्सीजन मल्टीपल बॉन्डिंग बनाता है, इसलिए वो O2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। O2 का साइज छोटा होने की वजह से वैन डेर वाल फोर्सेस वीक होते हैं, और वीकेस्ट वैन डेर वाल फोर्सेस गैस में होते हैं, इसलिए गैस। सल्फर क्योंकि मल्टीपल बॉन्डिंग की टेंडेंसी कम है साइज बड़ा होने की वजह, इसलिए वो क्या दिखाता है, कैटिनेशन दिखाता है, इसलिए किसकी फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, एसिड की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, जिसका साइज O2 के कंपैरिजन में बहुत बड़ा है। इसकी वजह से एक एसिड और दूसरी एसिड रिंग्स के बीच में स्ट्रॉन्ग वैन डेर वाल फोर्सेस होंगे, इसलिए वो सॉलिड। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, हाँ या ना, समझ में आ गया है तो आगे चलें बच्चों, आगे है तो आगे चलें, गुड। अब हम आते हैं तीसरी प्रॉपर्टी के ऊपर। ये नोट कर लिया था आपने बेटा, पॉज करके ना नोट कर लिया करो उसको फटाफट, टाइम नहीं वेस्ट करना है, ठीक है, ठीक है। अब हम आते हैं तीसरी प्रॉपर्टी के ऊपर, एटॉमिक रेडियस। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम में पढ़ना नहीं है, ठीक है। तो एटॉमिक रेडियस अगर हम देखें, और ये पिकोमीटर में होगा, ठीक है, तो कितना होगा, इसका है 73 पिकोमीटर, 102 पिकोमीटर, 117 पिकोमीटर, 135 पिकोमीटर। तो इसका साइज छोटा है, इसका बड़ा है, इसका और बड़ा है, इसका और बड़ा है, तो हम क्या बोलेंगे, क्यों बढ़ रहा है साइज। भाई देखो ना, इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन से शेल में, सेकंड शेल में, इसका थर्ड शेल में, तो एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस, एटॉमिक रेडियस increases due to increase in number of shells। शेल्स बढ़ रही है, 2 शेल, 3 शेल, 4 शेल, 5 शेल, 6 शेल, तो शेल्स बढ़ रही है इसलिए साइज बढ़ रहा है, ठीक। अब मुझे बताओ चौथी चीज, डेंसिटी। ये आ गया, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है बच्चों, है ना, आसान है ना बेटा, फालतू में टाइम वेस्ट करने कोई फायदा नहीं है। अब आते हैं पांचवी चीज पे, चौथी प्रॉपर्टी पे, उसको बोलते हैं डेंसिटी। अब डेंसिटी क्या होती है, मास ओवर वॉल्यूम। अब मुझे बताओ कि मेरे पास जो एलिमेंट्स हैं, और कौन से एलिमेंट्स हैं, ऑक्सीजन है, सल्फर है, सेलेनियम है, टेलुरियम है। डेंसिटी क्या होगा, डाउन द रोड जाएंगे डेंसिटी इंक्रीज होगी डिक्रीज होगी, देखो क्या मैं आपको बताता हूं डेंसिटी के बारे में। डेंसिटी अकेली ओनली एकमात्र प्रॉपर्टी है, क्या, डेंसिटी अकेली ओनली एकमात्र प्रॉपर्टी है क्या, जो लेफ्ट से राइट में बढ़ती है और डाउन द ग्रुप में बढ़ती है, ठीक है। जनरली क्या होता है, एटॉमिक साइज जब आप पढ़ते हैं, लेफ्ट से राइट छोटा, डाउन द ग्रुप बड़ा, ऐसे पढ़ते हैं ना, आयनाइजेशन एनर्जी डाउन द ग्रुप कम, लेफ्ट टू राइट ज्यादा। तो प्रॉपर्टी क्या हो रही है, जब हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो एक प्रॉपर्टी अगर बढ़ रही है तो डाउन द ग्रुप जनरली कम होती है ना, ऐसा होता है बच्चों। डेंसिटी अकेली ओनली एकमात्र प्रॉपर्टी है जो लेफ्ट टू राइट भी बढ़ती है और डाउन द ग्रुप भी बढ़ती है। अब डाउन द ग्रुप क्यों बढ़ रही है भाई, इसका मास बढ़ रहा है, डाउन द ग्रुप जाने में क्या हो रहा है, साइज बढ़ रहा है, साइज बढ़ रहा है इनकी वॉल्यूम बढ़ रहा है, और मास भी बढ़ रहा है, पर मास ज्यादा बढ़ रहा है। तो डेंसिटी हम क्या बोलेंगे, डेंसिटी इंक्रीजेज डाउन। ये नोट्स बनाने हैं बेटा आपको, साथ साथ ऐसे बनाने, शॉर्ट क्रिस्पी नोट्स हैं, एक बारी में देख के आपको फटाफट आगे चल रहा है। इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप ड्यू टू greater increase in atomic mass
एज कंपेयर्ड टू एटॉमिक वॉल्यूम। क्या बोला बच्चों मैंने? डाउन द ग्रुप जाने पे मास भी बढ़ता है और वॉल्यूम भी बढ़ता है, पर मास इन कंपैरिजन टू, अच्छा मास बढ़ेगा तो डेंसिटी बढ़नी चाहिए, पर वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेंसिटी घटनी चाहिए क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। पर फिर भी हमने देखा कि डेंसिटी बढ़ रही है, तो हम क्या बोलेंगे कि डेंसिटी इसलिए बढ़ रही है क्योंकि मास जो है वो वॉल्यूम के कंपैरिजन में ज्यादा बढ़ रहा है। मेरी ख्याल से समझ में आ गया होगा, है ना बच्चों? हाँ या ना? आ गया? आगे चले, एक प्रॉपर्टी और कर लेते हैं, ठीक है? तो हमारी 5 प्रॉपर्टीज आज की हो जाएंगी। सबसे इजी वीडियो है ये आज, पहले आज मतलब ग्रुप 15 का फर्स्ट वीडियो, इसके बाद थोड़े वीडियोस दिमाग वाले क्वेश्चन ज्यादा लगेंगे, ठीक है? लास्ट प्रॉपर्टी जो है हमारे पास वो है बच्चों इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्या है बच्चों? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। फिफ्थ प्रॉपर्टी है आज की, इसका नाम है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्या होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना? और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज, ठीक है? अगर मैं बात करूं ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करूं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 3.5, सल्फर की 2.6, सेलेनियम की 2.5, टेलुरियम की 2.1, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज है। तो डाउन द ग्रुप जाएंगे, साइज बड़ा होगा, और साइज बड़ा होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम, यानी कि डाउन द ग्रुप जाएंगे, ठीक है? तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम, और याद रखना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा तो बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा। क्या ज्यादा? बॉन्ड स्ट्रेंथ आगे बहुत काम आएगा आपके, बहुत ज्यादा जब प्रॉपर्टीज पे। तो डाउन द ग्रुप जाएंगे, साइज बड़ा होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी और बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होगी, ठीक है? तो आज हमने क्या किया? आज हमने बेसिक्स पढ़ा ग्रुप 16 क्वेश्चंस का, उसमें 5 प्रॉपर्टीज पढ़ी, ठीक है? अगले वीडियो में हम इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज सारी खत्म कर लेंगे, जैसे कि एलोट्रॉपी, आयनाइजेशन एंथैल्पी, ठीक है, डेटिनेशन वगैरह वगैरह, वो खत्म करके, ठीक है, फिर मूव करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज और कंपाउंड्स के ऊपर, ठीक है? तो होप वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।